अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं उनके लिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बिहार टॉपर सीरीज। इस सीरीज में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो जो सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का एक एक शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर ये सभी वीडियोस आप देखकर एक एक प्रश्न को अगर याद करते चलते हैं यहाँ से तो आपका 2022 बोर्ड परीक्षा में जो सपना होगा टॉपर बनना 90% से ज़्यादा स्कोर करना वो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ से जो ये बिहार टॉपर सीरीज की शुरुआत की है इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से हम आपको बिल्कुल कम वीडियोस देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि भले ही हम आपको कम प्रश्न बताएं लेकिन हम आपको वही प्रश्न बताएंगे जो सीधे 2022 के बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो एक एक महत्वपूर्ण वीडियो को आपको याद करना है, इससे आपकी तैयारी काफी आसान होगा और आपका शानदार रिजल्ट आएगा। तो इस सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सभी विषय के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। इस सीरीज में सबसे पहले आज शुरुआत कर रहे हैं संस्कृत से। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर संस्कृत ही क्यों? तो क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संस्कृत के आपका पूरा चैप्टर जितना भी चैप्टर हो मैं आपको पढ़ा चुका हूं एक से लेकर। तो यहां पे देखिए शुरुआत हो रहा है सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट का। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं शुरू से बता दिया। टॉपर सीरीज की शुरुआत हो रहा है तो इस सीरीज में जितने वीडियोज आएंगे सभी काफी महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे कुछ नीचे आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए सीधे हम चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ अर्थात कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें से किसी 50 प्रश्न का आंसर आपको OMR सीट पे देना है और इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी छात्र इसका जवाब देंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि इसमें से सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। लेकिन यहाँ पे जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है वो जानते हैं कि मैं आपको जनरली नहीं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आज मैं आपको प्रेशर देके कह रहा हूं कि अगर आप 2022 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आज के बाद से जो भी वीडियो आएगा एक भी आपको मिस नहीं करना है। भले ही आप 2022 बोर्ड परीक्षा दे लेंगे उसके बाद भले ही इसे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि कितना आपका तैयारी आसान हो गया इस चैनल के माध्यम से। तो इसका आंसर नीचे जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है तो क्या होगा सर? तो हिरण्मयेन पात्रेन से। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल ये सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ाया हूं। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम डैश डैश विद्यतेनाया किस पाठ से लिया गया है, अर्थात कि यह श्लोक किस पाठ से लिया गया आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो जो भी छात्र पढ़े हैं जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका भी सही आंसर होगा। मंगलम पाठ में ये आपके श्लोक देखने को मिलता है। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेगा अस्थनीज पटना किसके समय आया था। आपको बताना है कि जो मेगा अस्थनीज यात्री था वो पटना किसके समय में आया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था जो यूनान से चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा और इसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। आप अगर संस्कृत के सभी क्लासेस जो मैं आपको पढ़ाया हूं देखे होंगे तो जिस तरह यहाँ पे आप सही सही जवाब दे रहे हैं वैसे ही आप परीक्षा में भी आपका इसमें एक भी अंक नहीं कटेगा। और जो भी छात्र नहीं देखे तो उसका पूरा प्लेलिस्ट मैं तैयार किया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। क्लास खत्म होने के बाद अभी पर्याप्त समय देखकर आप भी संस्कृत में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। 4 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। आपको बताना है पाटलिपुत्र का नामांकन पटना कब किया गया। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जी मध्यकाल में। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं कब किया गया था, मध्यकाल में। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतालिक रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, अर्थात कि पाटल पुष्प की पुतालिक रचना के आधार पर इसमें से आप जानते हैं चारों पटना का ही नाम है, तो इसका कौन सा नाम पाटिल पुष्प के पुतालिक रचना के आधार पर रखा गया था। तो इसका राइट आंसर सर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा पाटलिपुत्र। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन कब होता था। अंग्रेजों के समय की, अशोक के समय की, मुगल वंश के समय की, गुप्त वंश के काल में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के समय पटना में कौमुदी महोत्सव का प्रचलन था। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वीरेश्वर कौन था। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वीरेश्वर कौन था, सभी बुक से लिए
दिए गए प्रश्न है। मैं शुरू में ही आपको बुक पढ़ाते समय बताया था कि ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे, हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखें इसका आंसर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बीरेश्वर कौन था। और जो छात्र नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूं, वहां से जाकर देखकर आप भी संस्कृत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, बीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है आलसियों की परीक्षा करने के लिए कौन सा कार्य किया गया। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़कर सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कौन सा कार्य किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अलग सलाह में आप जानते हैं आग लगा दिया गया था, जिससे पता चला कि कौन आलसी और कौन धूर्त लोग आलसी के भेष में आए हैं। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका सही आंसर आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो अगर आप पढ़े होंगे तो बोलेंगे कि सर याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी जो उनकी पत्नी थी उनको दिया था, और मैत्रेयी भी दार्शनिक विद्या में रुचि रखती थी। तो राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या होगा सर, ऑप्शन ए मैत्रेयी को। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि किसको कहा गया है, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको पढ़ाते समय भी बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। यही प्रश्न पूछेगा कि किसको कहा है, तो विजयांका को। याद रखेंगे, सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा था। किसे कहा था सर, तो विजयांका को कहा था। अब आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि अगर टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। यही टॉपर बनने का मूल मंत्र है, इसे आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। प्रत्येक टेस्ट में जो भी वीडियो जाएगा उसमें भाग लेना पड़ेगा। जो प्रश्न आपको नहीं मालूम है उसको याद करना पड़ेगा। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है। आपको बताना है कि गंगा देवी का समय कौन सा समय था, जल्दी से बताइए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। गंगा देवी जो है 14वीं सदी की समय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न की बात करें। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। इसमें से बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आपको संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ याद होगा, मैं आपको सभी पाठ पढ़ा चुका हूं। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अभी छात्र इसका आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है। पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री है। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, आपको बताना है किसके गीत देवता भी गाते हैं। अब भारत महिमा पाठ में पढ़े होंगे कि भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, आपको बतलाना है। तो कहिएगा सर संस्कार से प्राचीन संस्कृति का पता चलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो भारतीय संस्कार पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि संस्कार की कुल संख्या 16 है, जिसमें कुछ संस्कार जन्म के पूर्व होते हैं और जन्म के पूर्व संस्कारों की संख्या 3 है, जिसमें से एक है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमंतोन्नयन संस्कार जो है जन्म के पूर्व के संस्कार है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे। ये भी आपको भारतीय संस्कार पाठ में ही मिल गया था कि प्राचीन काल में शिष्य जो थे वो अपने गुरु के आश्रम पे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे और उन्हें हम ब्रह्मचारी कहते थे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बिल्कुल आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप जानते हैं नीति श्लोका पाठ विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है मूल शंकर किस समाज सुधारक के बचपन का नाम है। अर्थात कि ये जो चारों ऑप्शन दिया गया इसमें से किनका बचपन का नाम मूल शंकर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप जानते हैं दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा है वाल्मीकि रचित पाठ कौन सा है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि वाल्मीकि रचित पाठ कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, तो अर्थात कि वाल्मीकि रचित पाठ है। आगे बढ़ेंगे,
बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि नारायण पंडित रचित पाठ कौन सा है। देखिए ये सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट है, इसमें बड़ा शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। इसको अगर आप याद रखते हैं तो यहां से तमाम प्रश्न आपको सेंटअप परीक्षा उसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में आएंगे, वहां पे आपको छाप कर चले आना है। प्रश्न क्या पूछा है, नारायण पंडित रचित पाठ कौन सा है। तो नारायण पंडित ने आप जानते हैं व्याघ्रपति कथा लिखा था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्णस्य दान वीरता पाठ आप जानते हैं कर्णभार रूपक की विशेष रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णभार से। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ये सभी प्रश्न देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाते समय मैंने बताया था कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद करते चलिए। तो जो भी छात्र अगर लगन से इस चैनल से जुड़े हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो आज टेस्ट में 100% वे स्कोर करेंगे। कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, आपको बताना है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं गौतम थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आप जानते हैं बिल्कुल आसान प्रश्न है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपनिषद से कौन सा पाठ लिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से उपनिषद से कौन सा पाठ लिया गया है। तो आप जानते हैं मंगलम पाठ में जितने भी श्लोक हैं सभी विभिन्न उपनिषद से लिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनरोनियान महतो महिमान बना में किसका वर्णन है, अर्थात किस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है। तो आप जानते हैं इस श्लोक में बताया गया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान से भी महान आत्मा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आत्मा का वर्णन है। 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये भी मंगलम पाठ से ही आ गया। कह रहा है कि नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाता है। तो आप पढ़े होंगे जिस प्रकार नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग जो है अपने नाम और रूप को त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो इसमें पूछा था नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिलता है, तो नदियां ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि विशाल से भी विशाल क्या है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। विशाल से भी विशाल क्या है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विशाल से भी विशाल, महान से भी महान आत्मा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि 2500 वर्ष पुराना किस नगर का इतिहास है। आपको बताना है कि 2500 वर्ष पुराना किस नगर का इतिहास है। बिल्कुल आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना नगर का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है दामोदर गुप्त रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो दामोदर गुप्त ने कूटनिमित काव्य की रचना किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। आपको बताना है कि यूनान से कौन सा राजदूत आया था। ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि यूनानी राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका ग्रंथ इंडिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पटना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है। तो आप पढ़े होंगे पटना में दर्शनीय स्थल जो वर्तमान में है उसमें आपका नाम आया है महावीर मंदिर का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कुसुमपुर किस नगर का नाम है। तो कुसुमपुर आप जानते हैं पटना का नाम है, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सभी किसका नाम है, पटना का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कौमुदी महोत्सव किस नगर में मनाया जाता था। आपको बताना है कि कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस नगर में होता था। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी पटना में मनाया जाता था। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है अलस कथा पाठ लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है। तो अलस कथा पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचित ग्रंथ है। विद्यापति एक मैथिली कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। आपको बताना है कि पटना में शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। जानते हैं गुप्त वंश के समय पटना में शरद ऋतु के समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इस समय दशहरा का आयोजन होता है, वैसे उस समय कौमुदी महोत्सव का आयोजन होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
36 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि चारों आलसी कब नहीं भागे। आपसे पूछ रहा है कि चारों आलसी कब नहीं भागे। तो आप पढ़े होंगे आग लगने की स्थिति में सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन चारों आलसी नहीं भागे, उनको बाल पकड़कर निकाला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है माता किसका वास्तविक रक्षक मानी जाती है। माता जो है बच्चों का वास्तविक रक्षक मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको पढ़ना है और जहां पे आपको दिक्कत हो वहां पे वीडियोस रोककर जरूर आप ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, न कि सिर्फ इस वीडियोस का, बल्कि जितना आगे आपको टॉपर सीरीज में हम वीडियो देंगे सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का हम लोग सिस्टमैटिक वे में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी का वीडियोस लगातार अब देने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा इस सीरीज में आपके लिए कम से कम वीडियोस लाएं, लेकिन वैसे वीडियोस लाएंगे जो यूनिक हो और जहां से तमाम प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा में आए। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का किस वेद में उल्लेख है। तो आप पढ़े होंगे कि ऋग वेद में जो है मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ये थोड़ा सा व्याकरण से प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो अगर आपको प्रत्यय पे कमांड होगा तो आप जानते होंगे तरप जो प्रत्यय है ये लघुतरम में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है नदी शब्द का तृतीय एक वचन का रूप कौन सा है। अगर आप शब्द रूप याद किए होंगे तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए कि नदी शब्द का जब हम शब्द रूप लिखते हैं तो तृतीया में एक वचन पर क्या आता है। तो नदी का आता है तृतीया एक वचन नदा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भू प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा। तो भू प्लस सत्री से भवन शब्द बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा। तो राजन प्लस डीप से रागी शब्द बनता है। डीप जो है स्त्री प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्रु धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। क्या होता है भविष्यत काल। और इसमें कहा है कि प्रथम पुरुष एक वचन। तो जब हम श्रु धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखते हैं तो वो आता है श्रोष्यति। तो इसका राइट आंसर कहां पे दिया गया। तो श्रीष्यति अर्थात कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो नियमम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति है। तो आप विभक्ति का सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा के लिए हर साल प्रश्न आते हैं विभक्ति सूत्र से। तो एक विभक्ति सूत्र है दानार्थे चतुर्थी। क्या सूत्र है दानार्थे चतुर्थी अर्थात कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे दानार्थे चतुर्थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर्थी। 46 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है किस शब्द में परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग लगाकर बनता है प्रकाष्ठा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग लगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है। अव्ययीभाव समास वैसे समास जिसका पहला पद क्या हो अव्यय। तो ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन सी उपगमम में उप जो है पहला पद अव्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात कि ये भी धातु रूप से प्रश्न है। तो पा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है पीब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ये तो बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। 50 नंबर जो प्रश्न है सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो कितना बार पूछा गया है तमप प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में से कितने प्रश्न का जवाब आपको सही से मालूम था। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कोई और सब्जेक्ट इसी के अगले 50 प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको इस सीरीज में मैं बोला हूं सिर्फ आप जो वीडियो जा रहा है उसको याद करते चलिए। आगे देखिए जो ये अपठित गद्यांश है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आपको सब बताने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आप पढ़ने के लिए तैयार रखिए। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको टॉपर बनना है तो ये मूल मंत्र सीख कर रखिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। और टॉपर सीरीज में जो भी वीडियोज आएगा उसको देखकर समझना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। कि आप चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपर सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए और इसमें आपको यूनिक वीडियोस देने का प्रयास किया जाए। इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जब तक आपका परीक्षा नहीं बीत जाता है। अगर आप
वीडियोस को लाइक करते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही क्लास लाने के लिए। वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।